हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले F5 का बिजनेस इकोनॉमिक का लेक्चर नंबर 2, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। मतलब क्या है कि देखो, बिजनेस इकोनॉमिक जो है वो हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मतलब इकोनॉमिक की जो एनालिसिस होती है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है बिजनेस के अंदर, उसका ये टॉपिक है। तो देखो, टोटल 8 स्कोप से तो एक एक करके सबको देखेंगे। नाउ देखो, इसका जो सबसे पहला स्कोप है बिजनेस इकोनॉमी का वो है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि देखो, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है कि जैसे कि अब सब्जी मंडी में अगर मान लो कोई भी आदमी नहीं है जो टमाटर बेचता है, ठीक है, कोई भी पर्सन नहीं है जो टमाटर बेचता है, और लेकिन सबको टमाटर चाहिए, ठीक है, तो उधर सप्लाई बहुत कम है टमाटर बेचने की, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो बताओ, आप वहाँ पर जाकर अगर बेचते हो टमाटर, वो भी महंगे दामों में भी बेचोगे, तब भी लोग आपके पास से खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ पर उतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है टमाटर की। तो इसकी एनालिसिस करने से क्या होता है, बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, समझ आता है कि कहाँ पर ज़्यादा लोग की डिमांड है, किस प्रोडक्ट के लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और कहाँ पे जो सप्लाई जो है वो कम है। ठीक है, तो देखो इसी के पॉइंट्स क्या क्या है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडिंग इन बिजनेस इकोनॉमी इज द मार्केट। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट वेयर द इंटरेक्शन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस। मतलब क्या है कि देखो, इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर मान सकते हो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है स्टडी के अंदर, वो होता है मतलब मार्केट के ऊपर ही स्टडी किया जाता है कि मार्केट के अंदर कितने डिमांड है, कितने लोगों को प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे हमारे कस्टमर को, इसी के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। और प्रोड्यूसर जो होता है, देखो प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रोडक्ट को बनाता है, और वो ये सब देख के बनाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोगों को चाहिए भी नहीं चाहिए। मान लो आप सब्जी मंडी में गए हो सब्जी बेचने के लिए, ठीक है, और अगर देख रहे हो कि आपके आसपास में कोई भी टमाटर नहीं बेचता है, और अगर आप वहाँ पे टमाटर बेचोगे तो मतलब फिर क्या, कोई बेचता नहीं है तो सिर्फ आप बेचते हो, तो सब आपसे ही फिर कर देंगे, और आपकी मतलब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप बेच पाओगे तो ज़्यादा पैसे भी कमा पाओगे। और उस हिसाब से, क्योंकि आप देखो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब लोग बहुत कम लोग बेचते हैं टमाटर को, और चाहिए सबको, तो इस वजह से आप उसकी प्राइस को बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से, मतलब ज़्यादा महंगे में भी बेचोगे तब भी लोगों को आपके पास से खरीदना ही होगा, क्योंकि आप ही सिर्फ बेच रहे हो उसको। तो प्राइस भी जो है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता है। वहीं पे मान लो अगर सब लोग टमाटर ही सिर्फ बेच रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप टमाटर बेचते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सस्ता दाम पे आपको टमाटर बेचना पड़ सकता है। तो बेसिकली प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग डिमांड और सप्लाई जो होता है इसको समझने के लिए बिजनेस इकोनॉमी के अंदर इसकी एनालिसिस की जाती है। देन देखो क्या लिखा है आगे, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स सेल्स डिटरमाइन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम विच द टोटल कॉस्ट इज डिडक्टेड टू अराइव एट अ फर्म्स प्रॉफिट और लॉस। मतलब क्या है, देखो कि अगर हमको पता करना है कि हमारी कितनी सेल्स हुई है, बेसिकली कितना प्रोडक्ट का हम दाम बेच रहे हैं, मतलब इस तरह से आपको जानना है कि किसी भी कंट्री के, मतलब किसी भी जगह पर किसी भी प्रोडक्ट के लिए कितनी डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई हो रही है। अगर आपको ये समझना है तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि जैसे आप गवर्नमेंट को जानना है कि महाराष्ट्र के अंदर कितने लोग जो है वो कपड़े ज़्यादा, मतलब उनकी डिमांड है, नए नए कपड़ों पहनने की कितनी डिमांड रहती है, तो सिंपली कैसे कर सकते हैं, किसी भी एक कंपनी का अकाउंट निकाल सकते हैं कि उन महीने भर में उनकी कितनी सेल्स हो जाती है, मतलब कितने लोग जो है उनसे कपड़े खरीद लेते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि कितनी डिमांड है कपड़ों की, और इससे भी पता चल जाएगा कि वो कितने कपड़े बेच पाते, कितने कपड़े जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितनी सप्लाई उन लोग करते हैं, जिसकी वजह से ये भी पता चल जाएगा कि उन लोग जो है वो कपड़े बेचते कितने में, कि ये भी पता चलेगा सेल्स इतनी की है, उसमें से प्रॉफिट इतना इनका हुआ है, तो इसका मतलब कितने रुपए में इन लोग कपड़े को बेच देते हैं। तो सारी चीज़ें जो है मतलब उनके अकाउंट से ही पता चल जाएगी। तो प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो हमें सेल्स से की मदद से पता चल जाता है कि किसी आदमी ने कितना पैसे कमाया है सेल्स की मदद से, उसकी मदद से हम पता कर सकते हैं। और हर एक जो बिजनेस जो होता है वो इसी के ऊपर टिका रहता है कि मार्केट जो है उसका प्रोडक्ट कितने में बेच रहा है। मतलब कि आप मान लो एक जगह पे आप हो जहाँ पर टमाटर जो है वो 10 रुपये किलो है, ठीक है, अब वहाँ पर आप 10 रुपये किलो बेच रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में सामान को बेचना पड़ रहा है अपना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सब लोग टमाटर बेच रहे हैं, इसकी वजह से आपको भंगार के दाम पे भी बेचना पड़ सकता है, मतलब बहुत सस्ता भी बेचना पड़ सकता है अगर सब लोग सस्ता करने लगेंगे तो। वहीं पे मान लो कि ऐसे ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कोई टमाटर बेचता ही नहीं है, मतलब सप्लाई है ही नहीं, और आप इकलौते बेच रहे हो, तो वहाँ पर आप चाहो तो 100 रुपया भी किलो बेच सकते हो। तो जितना चाहो उतना फिर महंगा किया जा सकता है। तो किसी भी बिजनेस का जो है सर्वाइवल की वो जो बिजनेस है वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो कितने रुपए में बिकने वाला है मार्केट के अंदर। अगर लोग जो है उसका प्रोडक्ट को खरीदते हैं महंगे दाम में भी, तो उसका बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो ये पहला रहता है कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, की मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रहेगी और कितना सप्लाई रहेगा, उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट का कितना प्राइस रहेगा। उसके बाद सेकंड स्कोप जो होता है वो होता है प्रोडक्शन एनालिसिस।
अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि देखो बिजनेस इकोनॉमिक जो होता है वो इसकी भी स्टडी करता है कि हम किस तरह से प्रोडक्शन जो है वो करते हैं, मतलब प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाते हैं, उसके अंदर कितनी वेस्टेज होती है और उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, इसकी भी एनालिसिस करता है बिजनेस इकोनॉमिक। मतलब किस तरह से, तो देखो अब बताते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, अ फर्म ट्राइज टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू इट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन एंड मिनिमाइज कॉस्ट। मतलब क्या, देखो कि अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि उसका ज़्यादा कमाई हो, ठीक है, ज़्यादा कमाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। और अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो वो एक तरीका ये है कि ज़्यादा रिसोर्सेस इकट्ठा कर ले और फिर उससे बनाए, या फिर अपने पास जो रिसोर्सेज है उसके अंदर वेस्टेज कम करके ज़्यादा रिसोर्सेज उसी से बना ले। तो फ़ायदा ज़्यादा इससे रहता है कि हम रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर ही वेस्टेज कम करें और उससे ज़्यादा रिसोर्सेज बनाए जिससे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो सके। तो बिजनेस इकोनॉमिक जो है इसी के एनालिसिस करता है कि ऐसा किस प्रोसेस हम कर सकते हैं। नाउ देखो सेकंड में क्या लिखा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन रिस्पेक्टिवली। मतलब बेसिकली ये दो तरीके हैं, दो लॉस है जिसकी मदद से हम अपनी प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। कैसे, तो देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये कहता क्या है कि देखो अगर मान लो आपके पास एक खेत है, ठीक है, आपके पास एक खेत है और उसके अंदर आपने एक मजदूर को रखा है काम करने के लिए, और अगर आप वहाँ पर एक और यूनिट बढ़ा देते हो, मतलब एक और मजदूर को अगर लेके आ जाते हो, तो बताओ वहाँ पर आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा बिल्कुल। तो इसी को लॉ ऑफ वेरिएशन जो है वो कहते हैं कि अगर आप अपने कंपनी के अंदर या फिर अपने बिजनेस के अंदर किसी भी एक यूनिट को बढ़ा देते हो तो आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। मतलब इनपुट को, अगर एक भी इनपुट को बढ़ा दोगे तो आपका आउटपुट जो होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट रन के लिए है। और दूसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये बेसिकली ये क्या कहता है कि आप जितना अपना इनपुट बढ़ा दोगे उतना ज़्यादा आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। मतलब क्या, जितने ज़्यादा अगर आप मजदूर बढ़ा दोगे या फिर जितने ज़्यादा अगर आप रिसोर्सेज लेके आ जाओगे अपनी कंपनी के अंदर, मतलब मान लो केचप बनाते हो तो ज़्यादा टमाटर लेके आओगे, ज़्यादा मजदूर लेके आओगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा सेल्स होगी, ठीक है। तो ये दो लॉस है जिसकी मदद से हम अपनी प्रोडक्शन को जो है वो समझ सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये थर्ड जो हमारा स्कोप है वो है कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस। यानी कि देखो अब बिजनेस के अंदर हमारा खाली मतलब काफ़ी सारी खर्चे भी लगते हैं, तो जितने भी हमारे खर्चे लगते हैं प्रोडक्शन के लिए, मतलब हम खर्चे अपने करते खुद से जेब से निकाल कर लगाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, सामान बनाने के लिए, तो उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, मतलब हमारा खर्चा लग जाता है। और प्रॉफिट मतलब क्या, जो हमारा फ़ायदा होता है उसको बेचने के बाद। तो इन दोनों की एनालिसिस भी हम करते हैं बिजनेस के अंदर, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर। तो कैसे, तो देखो इन ऑर्डर टू एनालाइज cost functions are used to make decision regarding optimum utilization of resources. Business economic use concept of opportunity cost and implicit cost to determine economic profit and differentiate it from accounting profit. This is done to determine the actual resources utilization in the business. मतलब क्या है, देखो कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है कंपनी के अंदर, अगर हमको पता करना है कि कितना हमारा खर्चा हो रहा है, हम कितना प्रोडक्शन में खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, तो इसको पता किया जा सकता है बिजनेस इकोनॉमी की मदद से। मतलब कैसे, तो देखो हम क्या चाहते हैं कि हम जितने भी खर्चे कर रहे हैं, मान लो कि हमने कुछ मतलब टमाटर लेके आए हमने ढेर सारे केचप बनाने के लिए, तो अब उसको हम चाहते हैं कि एकदम पूरी तरीके से निचोड़ के एक एक बूंद जितना चाहे हम, मतलब जितना निकल सकता है उतना ज़्यादा हम चाहे निकाल ले उससे। जैसे गन्ना वाला रहता है तो एक एक बूंद निकाल देता है, मतलब जितना निकल सकता है उसमें से रस उतना निकाल देता है। तो वैसे ही हमको भी पूरा निकाल देना, जितना निकाल सकते हो उसमें से रिसोर्स निकाल, मतलब जितना इस्तेमाल कर सकते हो उतना इस्तेमाल हमें करना रहता है। तो अब देखो बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल, बेसिकली कुछ कंसेप्ट है जिसका इस्तेमाल करते हैं कॉस्ट एनालिसिस के लिए। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट, जैसे कि अब मान लो कि मेरे को फिल्म देखने जाना था, ठीक है, तो अब फिल्म देखने के लिए मैं अपने पैसे खर्च करने वाला हूँ, टिकट खरीदूंगा तो उस पैसे को मैं कहीं और भी इस्तेमाल कर सकता हूँ उससे ज़्यादा अच्छी जगह पे, तो उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। कि मतलब हम किसी भी जगह पे इस्तेमाल करें अपने पैसे, तो क्या हम उससे ज़्यादा बेटर वे जगह पे, जहाँ पे हमें ज़्यादा वैल्यू मिले, ज़्यादा फ़ायदे मिले, तो वहाँ पे अगर खर्चे कर सकते हैं तो वहाँ पे हमें खर्चे करने चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। और दूसरा होता है इम्प्लिसिटी कॉस्ट। तो देखो ये क्या होता है, इम्प्लिसिटी कॉस्ट का मतलब होता है, देखो हम मान लो अब जैसे हमारे पास कंपनी में हमारी मतलब फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर जो भी बिजली बिल आता है, पानी का बिल आता है, तो वो जो खर्चे हो, जो मतलब हमारे पास पहले से कोई असेट है, जैसे गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालने का
का जो खर्चा रहता है उसे हम इम्प्लिसिटी कॉस्ट बोलते हैं। एक और भी होता है कॉस्ट होता है जो अलग होता है, तो आप नहीं लिखा है तो उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो कॉस्ट होते हैं जिसकी मदद से हम इकोनॉमिक के अंदर मतलब बेसिकली अपना प्रॉफिट देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और बेसिकली इससे ये भी पता चलता है कि हमारा कितना मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम करते हैं हमारे जितने भी बिजनेस इकोनॉमिक एनालिसिस है उसकी मदद से। सो दिस इज डन टू डिटरमाइन द एक्चुअल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। मतलब अब इतना मेहनत क्यों करते, इतनी एनालिसिस क्यों करते, तो इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमने जितना भी खर्चा पानी किया है अपने बिजनेस के अंदर, तो उससे हमें उतना आउटपुट मिला है कि नहीं। मतलब 1000 रुपये खर्चा किया है तो उतने का हमें जनरेट होके मिला है कि नहीं, उतना सामान की उतना ज़्यादा टमाटर इस्तेमाल किया है तो उतना केचप बना है कि नहीं तो मालूम पड़ा आधा खराबी हो गया या फिर आधा बर्बाद कर दिए वर्कर्स ने। तो सारी चीज़ें इसलिए एनालिसिस की जाती है, ठीक है। कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस, ये कितना हमारा खर्चा हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है इसकी एनालिसिस करते हैं हम बिजनेस इकोनॉमी की मदद से। नाउ फोर्थ जो अब हमारा स्कोप है बिजनेस इकोनॉमी का, वो है मार्केट स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब होता है, देखो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जैसे सब्जी वाले, तो सब्जी वालों के आसपास बहुत सारे सब्जी वाले होते हैं, तो उस हिसाब से उनको अपने काम को मतलब रखना पड़ता है। जैसे मान लो अगर 10 टमाटर वाले अगर बेच रहे हैं, 10 लोग हैं टमाटर बेचते हैं, तो उस हिसाब से उसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखनी पड़ती है। उस हिसाब से उसे सामान भी रखना पड़ता है कि क्या सामान बेचूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर सब टमाटर बेच रहे हैं तो मैं साथ में और भी कुछ रखना चाहिए, क्या धनिया भी रखना चाहिए या फिर और भी कुछ रखना चाहिए। तो ये इसी को मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं कि इसकी भी हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह का है, ठीक है। तो देखो द स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन मेक फॉर्म टेक बेटर डिसीजन अबाउट देयर प्राइस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज। मतलब क्या कि देखो अगर हम ये समझ जाते हैं कि हमारे आसपास का जो मार्केट है वो किस तरह का है, तो हम उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की प्राइस रख सकते हैं। मतलब क्या कि अगर बहुत सारे लोग अगर टमाटर बेचते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि अगर किसी और जैसे कि मान लो कि कोई भी सामान है जो आपके आसपास में नहीं बिकता है और अगर आप सिर्फ अकेले हो जो बेच रहे हो, तो वहाँ पे आप जितनी चाहे उतनी प्राइस रख सकते हो, ठीक है। मतलब महंगा से महंगा रख सकते हो, क्योंकि लोगों की अगर उसकी ज़रूरत रहेगी और कोई नहीं बेचता है तब आपसे वो लोग खरीदेंगे ही। तो प्राइस जो है वो समझ पाओगे कि कितना रखना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर को समझ जाते हो कि मार्केट जो है वो किस तरह का है, ये भी समझ पाओगे कि मुझे मार्केटिंग जो है वो किस तरह की करने की ज़रूरत है, अगर करने की है भी ज़रूरत कि नहीं है, बिना मार्केटिंग का काम होगा कि नहीं होगा, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें समझ पाओगे। और प्रोडक्शन की भी स्ट्रैटेजी समझ पाओगे कि मुझे कितना प्रोडक्ट बनाना है एक दिन के अंदर या फिर एक महीने के अंदर, ताकि आप जल्दी जल्दी प्रोडक्ट को बना पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर पाओ, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि द स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। मतलब क्या कि अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो देखो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं जिसमें ऐसा आता है परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि देखो क्या हमारे आसपास में जो हम सामान बेच रहे क्या ये सब लोग भी बेच रहे हैं। अगर सब लोग बेच रहे हैं मतलब इसकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, लेकिन क्या इसकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा है, तो देखेंगे अरे डिमांड भी ज़्यादा है, मतलब खरीदने वाले भी ज़्यादा है और बेचने वाले भी ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो मतलब सब लोग इक्वली है बेसिकली, तो परफेक्ट कंपटीशन इसे कहा जाता है। दूसरा होता है मोनोपोली। मतलब मोनोपोली जो होता है मार्केट स्ट्रक्चर, इसके अंदर मतलब इसका मतलब होता है जैसे मान लो कि मैंने बोला कि आप पूरे मार्केट के अंदर आप अकेले हो जो सिर्फ टमाटर बेचते हो, मतलब कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है जो टमाटर बेचता है पूरे मार्केट के अंदर। तब क्या होगा, अब कोई अगर मार्केट में आता है और अगर उसे टमाटर चाहिए होगा तो उसे आपसे ही लेना होगा और कोई है ही नहीं उधर, तो आप चाहे कितने भी रुपए में दो, चाहे 100 रुपये दो या 200 रुपये दो, अगर उसे चाहिए होगा तो आपसे ही लेना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो इसे मोनोपोली बोलते हैं कि लेना है तो लो, क्योंकि सिर्फ मैं ही बेच रहा हूँ यहाँ पर टमाटर। उसके बाद देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिखा है, तो इसका मतलब होता है देखो ये भी मोनोपोली के जैसा ही होता है, फ़र्क कितना रहता है, इसके अंदर एक से ज़्यादा लोग मतलब हो सकते हैं जो अपने हिसाब से प्राइस को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। मतलब क्या, जैसे कि अब आईफोन है तो ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ आईफोन ही है जो मोबाइल बेचता है, लेकिन क्योंकि उसका मतलब उस तरह सा ब्रांड बन चुका है कि वो चाहे तो अपनी प्राइस को जितनी चाहे उतनी रख सकता है, इसलिए तो 1.5-2 लाख के मतलब 1.5 लाख के अपने फ़ोन बेचता है। तो इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं कि अगर आपको खरीदना है तो हम इतने में ही बेचने वाले हैं, ठीक है। तो आईफोन का आप लोग एग्जांपल ले सकते हो। तो वैसे तो और भी फ़ोन अवेलेबल है, फिर भी आप उसी का इसलिए खरीदते हो क्योंकि वो पसंद आ रहा है लोगों को, ठीक है। तो उसके ऊपर है कि अब वो जितने चाहे उतनी अपनी प्राइस रख सकता है, तो इसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। उसके बाद आता है ओलिगोपोली। अब इसका मतलब होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मतलब कुछ थोड़े बहुत कंपनीज है जो बड़ी बड़ी ब्रांड है, बड़ी बड़ी कंपनीज है
जो मिलकर अपना जो प्राइस है वो डिसाइड करते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कितना रखते हैं। ठीक है, जैसे शैम्पू है तो शैम्पू कैसे सबका सब एक ही रेट में मिलता है, सब एक ही रुपये में मिलेंगे शैम्पू, आपको छोटा वाला, बड़े वाले भी आसपास के ही रेट के मिलते हैं। ठीक है, तो वैसे उसको ओलिगोपोली बोलते हैं। तो इन मार्केट स्ट्रक्चर को हम एनालिसिस करके ये समझ सकते हैं कि हमको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है। अगर बहुत ज़्यादा लोग जो है अगर मोनोपोली अगर हमारा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर कोई भी जो है वो प्रोडक्ट नहीं बेचता है, तो हम चाहे तो जितना चाहे उतना महंगा रख सकते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं। एंड यहाँ तक ही आज देखने वाले थे, मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट रहेगा। एंड हाँ, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जल्दी आने वाला है, चैनल के ऊपर लेक्चर नंबर 3 भी आ जाएगा और शाम को भी एक वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और वीडियो को देख पाओगे। सो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड इसकी नेक्स्ट जो वीडियो है इसकी यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी अगर लेट देख रहे हो तो। एंड बाकी फाउंडेशन कोर्स और बिजनेस कम्युनिकेशन की भी प्लेलिस्ट है, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।